नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे जेई 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि बहुत लोग मेरे से डिमांड कर रहे थे भाई एक स्ट्रेटेजी हो जाए 1 ईयर वाली। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा, सिंस फ्यूचर में अपन जेई एडवांस की भी स्ट्रेटेजी लाने वाले हैं इसी साल की भी, तो थोड़ा आप चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो चलिए पहले तो अपन अपने फंडे पे आते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। अपना मोटिव याद रखो, क्वालिटी है ना कि क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि जेई एडवांस और जेई मीन्स ऐसे पेपर है ना, ये आपको क्वालिटी के ऊपर ध्यान देने को बोलते हैं ना कि क्वांटिटी में। ये स्टेट वाले इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन नहीं है कि वहाँ पर 150 क्वेश्चन दे दिए, स्पीड से इजी इजी कर लिया आपने और आपकी रैंक आ गई। ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, ठीक है। इधर चाहिए कि आपको लिमिटेड टाइम में, मतलब लिमिटेड टाइम तो नहीं, टाइम थोड़ा सफिशिएंट ही होता है पर क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो इसलिए वो सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए क्वालिटी, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपको चीज़ें आनी चाहिए। तो इस वीडियो में अपन यही सब डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले फेक इन्फ्लुएंसर से दूर रहे, तो मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस वीडियो में अपन जेई मेंस और जेई एडवांस भी कवर करेंगे। मेरा नाम रिपु दमन सिंह है, मैं आईआईटी गुवाहाटी ग्रेजुएट हूँ, मेरा हो चुका है बीटेक कंप्लीट, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग से। और मैं 2022 में ग्रेजुएट हो गया है, आपको पता ही है मेरे चैनल पे, ठीक है। मेरी अराउंड इतने परसेंटाइल आई थी, रैंक कितनी आई थी जनरल कैटेगरी में, ये मैंने ऑलरेडी दिखा रखा है। किसी को फेक लगे तो भाई मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, बता देंगे कितना फेक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये आता है लोगों को कि भाई ड्रॉप लेना सही है कि नहीं। कुछ होंगे ड्रॉपर, हो सकता है आप अभी 12th में आए होंगे, तो दोनों का इस वीडियो में कवर हो जाएगा, तो चले। तो क्या 1 साल सफिशिएंट है? तो भाई मेरे हिसाब से 1 साल बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि कवर नहीं करा जा सकता, करा जा सकता है। इवन तो 2 साल में करते हैं तो बेटर रिजल्ट आ सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 साल में करा ही नहीं जा सकता। कुछ लोगों को लगता है भाई मेरा 11th बर्बाद हो गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। भाई बिल्कुल गलत सोच रहे हो, आराम से हो जाएगा। क्योंकि मेरा भी, मैं आपको अपना ही केस बता देता हूँ ना। मैंने जेई मेंस दिया था 2017 में, मेरी कुछ इतनी 40,000 समथिंग रैंक आई थी। अगर ऐसे आप परसेंटाइल में कम मतलब कैलकुलेट करोगे तो 96 के अराउंड आती है। तो लोग कहेंगे यार तेरी तो पहले ही अच्छी आ गई थी। भाई ठीक है, चलो कह सकते हैं, पर मैंने कुछ ऐसी चीज़ें करी थी जो मैं अलग वीडियो में आपको कवर करूंगा, जिससे मेरी इतनी रैंक आ गई थी। मेरी इतनी ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन थी नहीं, बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन ही थी। बोर्ड लेवल सही बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा की प्रिपरेशन नहीं थी मेरी, ठीक है। उससे इतनी रैंक आ गई थी, मतलब 96 परसेंटाइल। तो जो लोग कहते हैं कि 96 परसेंटाइल लाना मुश्किल है, भाई नहीं है मुश्किल। सही बताऊँ तो थोड़ा ट्रिक आनी चाहिए और थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क तो करना ही है, स्मार्ट वर्क भी करना है। फिर उस अगली साल मैंने ड्रॉप लिया था जेई में से, मेरी इतनी रैंक बनी थी और मेरे मार्क्स कुछ इतने थे 179 ऑफ 360। तो मार्क्स पे तो ध्यान मत दीजिए, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तब हमारे में ओएमआर फिलिंग हुआ करती थी, ठीक है। तो मैंने ओएमआर फिलिंग की प्रैक्टिस नहीं करी थी, जिससे क्या हुआ था, मैंने लास्ट के जो 3 क्वेश्चन थे ना, उस पर मैंने एक क्वेश्चन स्किप करा था। तो अब जल्दबाजी में क्या हुआ, हड़बड़ी में मैंने ऊपर नीचे मार्क कर दिए, मतलब ये स्किप वाले में भी भर दिया। तो मेरे लाइन से 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो मेरे यहाँ पे लगभग 15 नंबर कम हो जाते हैं, ठीक है। क्या करें, जो था तो था, ठीक है। अराउंड जितने भी क्वेश्चन थे वो मेरे लगभग कुछ 194 के अराउंड आने चाहिए थे, लेकिन आए कुछ इतने कि 3 क्वेश्चन गलत हो गए। अब क्या कर सकते हैं, नेगेटिव और हो गई ऊपर से, तो मेरी 6,500 रैंक से 9,600 हो गई। लेकिन ये आपके साथ तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है, ये अच्छी बात है, बट ठीक है। चलिए अब अपन वीडियो पे आते हैं, फालतू की बकवाई, ये तो मेरे बारे में बात हो गई। अब अपन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ आपकी कुछ ना कुछ उद्धार हो जाएगा जीवन में, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, लिख के ले लो। याद रखिए अपन होलिस्टिक प्रिपरेशन करने वाले हैं मेंस और एडवांस की। मतलब मेंस पे अपना फोकस थोड़ा ज़्यादा, मतलब मेंस नहीं सॉरी, एडवांस पे ज़्यादा फोकस रहेगा ऑब्वियस है, क्योंकि आईआईटी का सपना होता है भाई। तुम बताओ, कोई ऐसा बच्चा बता दो जो बोलेगा कि भाई मुझे एनआईटी भोपाल जाना है, ये मेरा ड्रीम कॉलेज। सबका आईआईटी बॉम्बे होता है ड्रीम कॉलेज, या आईआईटी दिल्ली होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन फोकस थोड़ा मेंस एडवांस ओरिएंटेड रखेंगे। मेंस अपना बैकअप प्लान है। बैकअप मतलब कि हो सकता है उस दिन मेरी तबीयत खराब थी तो मेरा पेपर बेकार गया, तो इन केस अपन मेंस पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो पर इसमें कवर्ड पूरा है। तो चलिए पहले आते हैं अपन टू डू लिस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपनी प्रिपरेशन में 1 साल में फॉलो करना है, जो मैं बता रहा हूँ। पहले तो अपन टारगेट बेस्ड अप्रोच रखेंगे। टारगेट बेस्ड अप्रोच क्या होता है, सिंपल है। आपको डिसाइड करना है कि आपका टारगेट क्या होगा इस वीक का, ठीक है। आपको प्लानिंग कर लेनी है, विदाउट प्लानिंग कुछ मत करिए। तो टारगेट बनाइए वीक 1, जैसे आज फिजिक्स में मेरे को यहाँ से यहाँ कवर कर लेना है, केमिस्ट्री में मैं यहाँ से यहाँ कवर कर लूँगा, मैथ्स में मैं यहाँ से यहाँ कवर कर लूँगा। या फिर अगर आपकी कोचिंग का कोई टारगेट है तो आप देख लीजिए, उसके हिसाब से अपना सेट कर लीजिए। वीकली टारगेट आपके सेट होने चाहिए, वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ना है इस हफ्ते, ठीक है। उस हिसाब से आप टारगेट बनाएंगे अपना, ठीक है। और टारगेट कंप्लीट करके ही सोएंगे। नहीं होगा टारगेट
तो ऐसा नहीं करना कि मतलब ये मत करना कि मतलब सो ही नहीं रहे, बट चांस ट्राई करना कि टारगेट कंप्लीट हो जाए। और ऐसे मतलब टारगेट मत बना लेना कि भैया कुछ भी बना लिया कि अब हो ही नहीं रहा, एक दिन में मैं पूरी फिजिक्स कर दूंगा, ऐसा टारगेट नहीं, थोड़ा डुएबल बनाना जो आप कर सको। याद रखो कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन हार्ड वर्क, और स्मार्ट वर्क ही इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी का मैंने यहाँ पे क्यों बोला है ये आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि लोग अगर 8 घंटे भी पढ़े ना, 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ 8 घंटे में भी रैंक लाई जा सकती है, क्योंकि मैं एक इसका जीता जागता वो हूँ एग्जाम्पल। मैंने इतने ही घंटे पढ़ी थी, 8 घंटे डेली, लेकिन डेली ये इंपॉर्टेंट है, डेली इज द वर्ड जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हार्ड वर्क लोग क्या करते हैं, कुछ लोग 15-16 घंटे पढ़ लेते हैं 2 दिन, फिर अगले 2 दिन खत्म हो जाते हैं तो 2 घंटे पढ़ पाते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना है, अपन को 8 घंटे डेली पढ़ना है मिनिमम, ठीक है। इतना पढ़ लीजिए, स्टार्ट में आप इतना पढ़ोगे आपको मज़ा आने लगेगा, बाद में अपने आप इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। पर ज़्यादा भी मत करिएगा, आपकी सेहत नहीं खराब होनी चाहिए, बाकी सब सही है, ठीक है। और प्रिपरेशन के साथ साथ आपको याद रखना है कि आपको इम्प्रूव भी करना है, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है प्रिपरेशन करने का अगर आप इंप्रूव नहीं कर रहे, जो आप गलतियां कर रहे हैं उससे सीख नहीं रहे, तो वो भी इसमें वो है कवर, ठीक है। और बात याद रखेंगे अपन, लिमिटेड रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई के लिए लाखों रिसोर्सेज हैं आजकल पढ़ने को, कहाँ से पढ़ें ये भी इस वीडियो में कवर्ड है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ईजी प्लान है, आराम से आप इसे फॉलो कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जो कंफर्टेबल रखे, ठीक है। तो चलिए, जो 8 घंटे ये अब स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये कोचिंग के साथ है कि कोचिंग के बाद में, देखो सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मिनिमम 8 तो पढ़ना चाहिए, और ज़्यादा पढ़ सकते हो, कोचिंग के साथ है तो 8 घंटे उसमें भी इंक्लूडेड है, ठीक है। ऐसे बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पर कोचिंग का याद रखो, उससे बेटर है कि आप अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट करते रहो। चलो एक एक सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं सब चीज़ें। अब आते हैं अपन सबसे पहले फिजिक्स पे। फिजिक्स मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, डिफिकल्ट हो सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। मैं अपने रिसोर्सेज बताता हूँ जो मैंने यूज़ करा। देखो मेरे पे एच सी वर्मा भी थी, ठीक है, सब पे होती है, सब खरीद लेते हैं जोश जोश में, सॉल्व कोई नहीं करता, लेकिन अब मैं बताता हूँ एच सी वर्मा को कैसे यूज़ करना है। उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही है, ऑब्जेक्टिव वाले, उसकी लैंग्वेज बहुत टाइट है, अगर आप पढ़ी होगी एच सी वर्मा की लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मतलब जेई एडवांस के क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना और एच सी वर्मा की देखना काफ़ी हद तक मैच करेगी, क्योंकि एच सी वर्मा ऑब्वियसली आईटी के प्रोफेसर है, और आपको पता होगा आईटी के प्रोफेसर ही जेई का पेपर बनाते हैं, तो इसलिए मैंने बोला है सिर्फ ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव आपको नहीं करने हैं, याद रखो, मत करो, सब्जेक्टिव करना ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, क्योंकि 1 साल ही है अपन पे, ठीक है। अपन सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे और रिवाइज करते रहेंगे, जैसे कर रहे हैं अपन ने एक बार ऑब्जेक्टिव, फिर हमें याद रहना चाहिए कि ये सवाल कैसे सॉल्व होता है, ये वाला फन वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन अगर मैं दूसरी बार 1 हफ्ते बाद उस क्वेश्चन को फिर से देखूं तो मुझसे सॉल्व हो जाना चाहिए, इस तरह की प्रिपरेशन रखनी है। मैंने तो देखो एच सी वर्मा के सब ऑब्जेक्टिव करे थे फिजिक्स के चैप्टर के लिए, और साथ में मेरा जो कोचिंग मटीरियल है उसके साथ मैंने कोचिंग करी थी, तो ठीक है, तो उसके साथ कोचिंग मटीरियल कर लिया था, और कहीं नहीं गया था, मैं पहली बता रहा हूँ। कोचिंग मटेरियल मैंने 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, मतलब सेम क्वेश्चन को 5-5 बार करा है मैंने, ठीक है, जिससे वो क्वेश्चन मेरे दिमाग में रट गया कि भाई ये तरह का क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से होता है, बस यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा है तो उनको भी मैंने 5 बार करा है, ठीक है। जो देखो फर्स्ट टाइम में आपसे क्वेश्चन हो जाए उन्हें आप स्किप कर सकते हो, कोई वो ईजी होगा वो आपको आता है, ठीक है, उनको आप 2-3 बार कर लो, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हुआ ना उसे 5 बार सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। फिर मैंने अगर आपको हो सकता है कि कुछ लोगों ने कोचिंग नहीं लिखी तो क्या करो, तो डीसी पांडे आती है फिजिक्स के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं, और पीवाईक्यू को मत भूलना, ये कोचिंग जो कर रहा है जो नहीं कर रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। कोई सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी रिसोर्स उठा लो, मैंने जो बोला ये ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लेना, कुछ और भी ले सकते हो आप अपने हिसाब से जो आपको कंफर्टेबल हो। ये करने के बाद, कोचिंग मटेरियल करने के बाद, अगर आपके सॉल्व हो रहे हैं मतलब क्वेश्चन उसमें कोचिंग मटेरियल, उसके बाद आप पीवाईक्यू पे आओ, अब चेक करो पीवाईक्यू हो रहा है कि नहीं। अब लोग पूछते हैं भाई कि ये पीडब्ल्यू सफिशिएंट है कि नहीं, ये कोचिंग का मटेरियल सफिशिएंट, भाई कैसे चेक करना है, सिंपल है भाई, मटेरियल को सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व करने के बाद पीवाईक्यू करो, भाई पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है तो मटेरियल सफिशिएंट है, नहीं हो रहा तो मटेरियल चेंज करो, सिंपल एज दैट, खत्म बात, और कुछ नहीं करना। हाँ एनसीईआरटी आप एक बार रीड ज़रूर कर लीजिएगा, मतलब मेंस के लिए ओरिएंटेड बात है, पर इतना ज़्यादा कुछ मुझे पता है अंतर नहीं आएगा एनसीईआरटी से, अगर आपके कंसेप्ट बने हुए हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो थ्योरी के लिए एच सी वर्मा पे भी जा सकते हो आप कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है, बस इतना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टेस्ट और सेल्फ इवैल्यूएशन है, याद रखना, ये आपको मिस नहीं करने हैं। टेस्ट का मैं अभी ज़रा ढंग से डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसमें आप पार्ट टेस्ट भी दीजिए और लास्ट में एफएलटीज दीजिए, मतलब फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखो एक स्मॉल डायरी जो मैंने कल आपको अपनी वीडियो में बताया था, मेंटेन करो, और उसमें टेस्ट दोगे तो इसमें जो सिली मिस्टेक हुई वो इसमें लिखो कि भाई मैंने इनकरेक्ट की जाए, करेक्ट पढ़ लिया था इसलिए मेरा आंसर गलत हो गया, ठीक है। और यही नहीं, आप ये भी लिखिए कि मैंने आंसर में पूछा था ए की वैल्यू, हमने 2a की वैल्यू, मतलब क्वेश्चन में 2a पूछा था, मैंने a की वैल्यू मार्क कर दी, तो ये सब सिली मिस्टेक आपको मतलब
लिख के रखनी है। इससे क्या होगा, आप अगली बार ये मिस्टेक नहीं करोगे। जब भी अगला टेस्ट दोगे ये सिली मिस्टेक्स पढ़ोगे, पिछले टेस्ट में क्या हगा था मैंने, ठीक है। और याद रखो, एक अपना टाइम जो है पढ़ने का वो आप नोट करो, स्टॉप वॉच लो, ठीक है। घड़ी नहीं है तो कुछ भी फ़ोन में लगा दो, कुछ भी कर लो। स्टॉप वॉच लेके जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, फोकस मोड में स्टॉप वॉच ऑन कर लो। जैसे ही आप उठो स्टॉप वॉच को पॉज कर दो, ठीक है। खा रहे हो तो स्टॉप वॉच को पॉज दो, जरा सा फ़ोन भी चलाया तो भी पॉज कर दो। इससे नोट करो कि आप कितना पढ़ रहे हो। और ये घंटे, लगभग 8 घंटे तक पहुँचना चाहिए आपका। तो अगर आप 8 घंटे नहीं पहुँच पा रहे स्टार्ट में, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे विद टाइम पहुँच जाना, तो आप एकदम सही ट्रैक पे हो, कोई आपको दिक्कत ही नहीं है डरने की, ठीक है। ईजी मामला है। और अगर आपको सेल्फ डाउट अब भी हो रहा है ना 8 घंटे में, बता रहा हूँ आप 99% लोगों से आगे चल रहे हैं इस वक्त। और ये सेल्फ डाउट सबको होता है भाई, ठीक है। अगर इतना भी पढ़ रहे हो ना 99% से ऑलरेडी आ गए हो आप, टेंशन वाली बात ही नहीं है, मैं लिख के कह रहा हूँ हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही ईजी है, फॉलो करते रहोगे, बैकलॉग भी नहीं बनेगी। सैटरडे संडे को अगर बैकलॉग बाय द वे बन भी आती है कभी किसी कारण, अगर आप बीमार हो जाते तो सैटरडे संडे को कवर कर लीजिए धीरे धीरे, ठीक है। टारगेट बेस्ड अप्रोच रखोगे कभी बैकलॉग बनेगी, ठीक है। अब ज़रा आगे जाते हैं अपन, ठीक है। अब ज़रा मैं वीक वाइज आपको बता देता हूँ कि टारगेट कैसे सेट करने हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो ये बहुत ईजी अप्रोच है, मैं बहुत ही आसानी से आपको समझा दे रहा हूँ। तो वीक में आपको पता ही है कितने दिन होते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है। तो देखो, मंडे से फ्राइडे आपको क्या करना है, कवरेज करना है सिलेबस का। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के टारगेट आपने बना लिए मंडे से फ्राइडे के हिसाब से कि मैं इस चैप्टर तक पहुँच जाऊँगा, ठीक है। जैसे फिजिक्स में बना लिया कि मेरा रेक्टिलिनियर वगैरह, स्ट्रेट लाइन मोशन, ये सब हो जाएगा इस वीक तक, एंड तक। जैसे केमिस्ट्री में बना लिया कि IUPAC या फिर ये सब कर लूँगा। मैथ्स में अपने बना लिया कि क्वाड्रेटिक वगैरह, कुछ ऐसे XYZ बना लिया, फ्राइडे तक खत्म हो जाएगा। फ्राइडे तक खत्म होने के बाद संडे को आप क्या करोगे, जो आपने ये पढ़ा ना मंडे से फ्राइडे, उसका रिवीजन करोगे। रिवीजन कैसे करना है, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, बहुत ही ईजी ट्रिक है, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जब आपने शीट सॉल्व करी कोचिंग मटेरियल की, आप बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कर जो हो गए, उन्हें तो आप एक बार देख लीजिए ऊपर से कि आपको याद है कि ये तरीका मैंने कैसे करा था। हाँ, ऐसे जल्दी से फास्ट सॉल्व कर लीजिए। जो नहीं हुए थे उन पे स्टार मार्क लगा दिया करो आप, स्टार मार्क, ठीक है। स्टार मार्क लगाने के बाद और उस समय सैटरडे को आके आपको वो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपने देखो मंडे को करे होंगे सवाल, स्टार मार्क को डाउट आया होगा, सॉल्व कर लिया होगा, सर ने या टीचर ने कोचिंग में, आप कहीं से सोल्यूशन देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आपको कैसे पता कि वो सोल्यूशन आपके दिमाग में बैठा है कि नहीं, वो सैटरडे को ये सब चीज़ें करनी है, स्टार मार्क वाले करने हैं और चेक करना है कि कितने आप सॉल्व कर पा रहे हो। और याद रखिए, सॉल्व आपको कैसे करना है, जैसे 3 मिनट में ही करना है सॉल्व। स्टॉप वॉच लगाओ, फिर से क्वेश्चन 3 मिनट, जैसे 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो कुछ रैंडम टाइम लगा लिया कि मैं 30 मिनट में 10 क्वेश्चन करूंगा मेंस लेवल पे, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे अपना दिमाग लगा लो, जो भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से करोगे तो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और टाइम प्रेशर में आप खेलना सीख जाएंगे आसानी से, ठीक है। तो ये है आपका सैटरडे रिवीजन का दिन। पूरा वीक, पूरा दिन दो, रिवाइज करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। संडे को क्या करना है, टेस्ट देना है इसी के ऊपर, जो पढ़ा है इसके ऊपर कोई भी टेस्ट दे दो, पार्ट टेस्ट या फिर कोचिंग में टेस्ट हो रहा है तो वो कर दो, ठीक है। टेस्ट नहीं मिल रहा है तो क्या करें, PYQ लगाओ, सिंपल सिंपल, ठीक है। और इस दिन एक और याद रखो, संडे को सिर्फ टेस्ट नहीं दोगे ना, सिर्फ टेस्ट तुम्हारा 3 घंटे टेस्ट दिया चलो तुमने, ठीक है। 2 घंटे एनालाइज कर लिया, 5 घंटे मान लिया मैंने, अभी भी तुम पे 3 घंटे बचे ना। 3 घंटे में क्या करोगे, जो पिछले वीक करा था ना, जो ये जिस वीक का, जो अपन ने पिछले वीक का करा था, उसको फिर से रिवाइज करोगे आप संडे को, ठीक है। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ, लिख के ले लो। इतनी तगड़ी तैयारी होगी ना, तोड़ दोगे, भूलोगे भी नहीं, रिवीजन भी हो जाएगी, रीइंफोर्समेंट अलग से होगा, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट वाइज केमिस्ट्री के ऊपर। ये तो फिजिक्स का बता दिए थे, और ये जो मैंने ट्रिक बताई ना अभी यहाँ पे, ये हर एक के लिए है, केमिस्ट्री मैथ सबके लिए लग जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पे सुना है ना तो आपको भैया बता रहा हूँ, गोल्डन चीज़ बता दी है मैंने, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ये आपको याद रखना है भाई। मेरे जो थे ना मेन्स में 79 नंबर आए थे, ठीक है। मेरा कट ऑफ JEE मेन्स का इसी से निकल गया था, तो इतना स्कोरिंग है। लेकिन केमिस्ट्री से ब्लंडर भी हो सकते हैं, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, एडवांस में मैंने केमिस्ट्री में इतनी सिली मिस्टेक करी थी भाई, इतनी सिली मिस्टेक करी थी ना, कि मेरा जो केमिस्ट्री का स्कोर था वो मैथ के बराबर आ गया था। और मैथ मेरा वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट था उस वक्त, की मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो पाई थी। तो अब आप सोच लो, तो ब्लंडर भी हो सकता है अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो, ठीक है। उसके बारे में कवर करते हैं। अब मैंने कैसे केमिस्ट्री करी थी मैं बता देता हूँ। मेरे रिसोर्स थे, रेजोनेंस का कोचिंग मटेरियल था। आप किसी और कोचिंग का मटेरियल ले लो, अपनी कोचिंग का ले लो, अपना का ही फॉलो करो। एक फॉलो करना, 36 नहीं करने, सिर्फ एक। NCERT जरूर रीड कर लेना, आजकल आ रहा है NCERT से काफ़ी आ जाते हैं मेंस में। PYQ मस्ट, बस ये 3 रिसोर्स रखो, इससे केमिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कोई डिफरेंट बुक उठा लीजिए, जैसे MS1 ऑर्गेनिक की, सिंपल है, कुछ नहीं है। इनऑर्गेनिक रट्टा ही होता है, ये तो आपको पता ही है। जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो थोड़ी कैलकुलेटिव होती है और थोड़ा दिमाग लग जाता है। ऑर्गेनिक काफ़ी लॉजिकल है, अगर आप
को अच्छे से समझ में आया है ना, मैं बता रहा हूँ ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है मैथ्स पे। मैथ्स ये मेरा वीक रहा था, ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है, मेरे फिजिक्स से ज़्यादा मार्क्स आए थे मैथ्स में, उल्टा बना दिया, मतलब फिजिक्स से ज़्यादा मार्क्स आए थे मैथ्स में मेंस में। क्योंकि मैथ्स में पता है क्या चीज़ होती है, अगर आपको आता है ना तो सही होता है, ये गलत नहीं होता। या तो ये गलत होता है, 1 या 0 वाला खेल है, या तो ये सही होगा या बिल्कुल गलत होगा। मैथ्स में ये है, अगर मैथ पे कमांड पा ली तो लिख के ले लो, भयंकर रैंक आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस से ही खेल होता है। इसके लिए मैंने बस कोचिंग मटेरियल फॉलो करा था, PYQ करे थे, और मैंने सिंगेज की हेल्प ली थी। सिंगेज काफ़ी अच्छी बुक है, एडवांस लेवल की मैं बोलूँगा। इवन मेंस भी बोल सकते हैं कि तो भाई एडवांस से क्वेश्चन बन रहे हैं तो भैया मेंस से क्यों नहीं बनेंगे, ठीक है। पर मैंने सेलेक्टिव पढ़ी थी सिंगेज, ठीक है। सिंगेज को आप छोड़ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। टाइम नहीं है, छोड़ दो सिंगेज। कोचिंग मटेरियल PYQ को ही 2-3 बार कर लो, ठीक है। सिंगेज तब करना टाइम हो, और कोई आपको लग रहा है कि ये वाला मेरा जो वो है ना चैप्टर थोड़ा वीक रह गया है, तो कमांड के लिए ये आपको अच्छा खासा वो दे देगी कॉन्फिडेंस सिंगेज, ठीक है। बस इतना सही आपको करना है। अब आपके अपने आ गए, ठीक है। अब बात आती है कि टेस्ट सीरीज़ कौन सी ज्वाइन करें। देखो भाई, एक मैं बात बता देना चाह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ अगर आप हो सके, अगर आपने कोई कोचिंग कर रखी है तो उसी की फॉलो करो, बेटर है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा टेस्ट लेने हैं तो देखो भाई, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे तो तुम्हें लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देख लो जो आपको बेटर लगे। मैं बताऊँ मोस्टली तो वैसे टेस्ट सीरीज टफ ही रहती है, चूज करो जो थोड़ी ईजी हो, मतलब मीडियम लेवल की हो, ज़्यादा टफ भी नहीं, जो तुम्हें लगे कि हाँ यार ये बेटर हो, ठीक है। क्योंकि कोई सेंस नहीं है अगर आप टफ ले लोगे, उसमें अगर इरोडोव के क्वेश्चन भर दिए, डिमोटिवेशन आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और मैं बताऊँ मोस्टली कोचिंग टफ ही बनाती है, ठीक है। उसमें ऐसा क्या होगा कि कोचिंगों के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके मार्क्स हमेशा ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन जो वो पढ़ाते हैं ना क्लास में, वही चीज़ सेम क्वेश्चन दे देते हैं टेस्ट सीरीज में। जैसे रेजोनेंस मैंने करी थी तो मुझे पता है, ठीक है। तो जो क्लास में पढ़ाते थे वो इसमें आ जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस आपको टेस्ट सीरीज में मार्क्स बिल्कुल ही नहीं देखने जो इसमें ऑल इंडिया रैंक या जो भी ARRI जो ऑल इंडिया रैंक वगैरह देते हैं ना, कचरा है भाई, बिल्कुल कचरा है, फोकस ही मत करो। मेरी ऑल इंडिया रैंक 50 भी आई है टेस्टों में, क्या मेरी क्या JEE में 50 आ गई रैंक? नहीं ना, तो ये बकवास ही है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी 2000 भी आई है, ऐसे तो भाई कोई सेंस नहीं है, मतलब रैंक और मार्क्स को देखने का कोई सेंस नहीं है। आपको क्या देखना है, सिली मिस्टेक होती है तो आप कैसे कोप अप कर रहे हो, धीरे धीरे सब सिली मिस्टेक्स अगर आपकी रिड्यूस हो रही हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे आपने पहले टेस्ट में 10 सिली मिस्टेक करी, फिर फ्यूचर टेस्ट में वो नंबर 1 या 2 सिली मिस्टेक तक जब तक नहीं आ जाना ना आपका वो टेस्ट देने के वक्त, तब तक आपको टेस्ट सीरीज टेस्ट देने, याद रखो, ठीक है। इंप्रूव करना है स्कोर को धीरे धीरे, मतलब ऐसा भी नहीं कि 150 आ रहे हैं स्टार्ट में तो फिर लास्ट में 250 पहुंच गए, इतना भी जंप नहीं, ज़रूरी नहीं। तो थोड़ा सा इंप्रूव, 1-2 नंबर कुछ इंप्रूव होना चाहिए, ये मान लो थोड़ा सा इंप्रूव करो। वैसे डिफिकल्टी बढ़ती है पेपर्स की, तो ज़रूरी नहीं है कि इंप्रूव हो, बट सेल्फ इंप्रूवमेंट करना है, सिली मिस्टेक वाला बस। और टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं उससे घंटा फर्क नहीं पड़ सकता। अब बात आती है मेंटरशिप की। लोग भाई कहते हैं कि हमें मेंटर चाहिए, हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। भाई क्या बकवास है ये, इन रियलिटी आपको मेंटर की ज़रूरत ही नहीं है क्या यार? आपके बच्चे हो छोटे हैं, कोई आपको स्पून फीडिंग करेगा तभी करोगे क्या? भाई खुद के मेंटर बनो। अब करने का तो मैं अपनी मेंटरशिप स्टार्ट कर दूंगा, लो 100 रुपये में मेंटरशिप, 1000 रुपये में मेंटरशिप, ये ले, मेरे इसमें बस मेरी पॉकेट भरेगी और कुछ नहीं है। करने को मैं कर सकता हूँ भाई, मेरा क्या है, मुझे बस ज्ञान पेलना है। मैं तो बोल दूंगा ये कर लो वो कर लो, आज कितना करा, डांट दूंगा बस, ठीक है। करना किससे है, आपको करना है भाई। और याद रखो ये वाली कोटेशन हमेशा याद रखो, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ। इसका मतलब क्या है, ज़्यादा गाइडेंस भी लेते हैं ना तो भी आदमी का उद्धार नहीं होता। अपने हिसाब से चलो थोड़ा बहुत, जो मैंने बताया इसमें भी आप चेंजेस करिए अपने हिसाब से। बेस्ट रिजल्ट तभी आएगा जब अपनी स्ट्रेटेजी आप खुद थोड़ी डिज़ाइन करेंगे। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं, ये मेरी थी। अगर आपको लग रहा है इसमें थोड़े चेंजेस करने तो करो भाई, बिल्कुल करो, बस यही करो, ठीक है। मेंटरशिप चाहिए तो भाई क्या बोलूँ, और कितनी मेंटरशिप चाहिए बता तो दिया सब वीडियो में फ्री में। अभी भी आपके पास पैसा है, करोड़पति हो तो दे दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। और मैं अपना वो भी दे दूंगा UPI ID, तो मेरे को भेज देना पैसे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पसंद आए तो सब्सक्राइब करो और फेक इन्फ्लुएंसर से दूर रहो, क्रॉस चेक कर लिया करो यार, क्योंकि ज्ञान पिलने वाले अनेक हैं लेकिन जेन्युइन ज्ञान देने वाले कुछ ही हैं। क्योंकि मैं बताऊं ये एक रियलिटी है, JEE धंधा बन चुका है, सही बताऊं तो। मेरे को भी अनअकैडमी से वो आए हैं स्पॉन्सर कि आ जाओ सर हमें पढ़ा ले, जो स्टॉक वाले बुलाएं, हम गए क्या, नहीं ना, टाइम नहीं है भाई जाने को, तो मैं हर जगह जाऊंगा, ठीक है। धंधा है भाई JEE, याद रखना।
बस पढ़ो यार, मेहनत करो, हो जाएगा, ऐसा कुछ तो भी नहीं है, जेई है, स्मार्ट बंदे हो यार, ठीक है। फ़ोन वोन से थोड़ा दूर रहो, कम यूज़ करो, ठीक है। बाकी जयराम जी की बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।